हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बचे हुए टॉपिक्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। क्लियर है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो दिया ही था, साथ ही साथ उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में भी एक स्कीम प्रपोज करा था जिसका नाम था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता था कि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होता है जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, और रेप्लिकेशन करने के बाद उसमें प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल में जो है एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। ठीक है, और इसी को उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दिया था। क्लियर है। अब इसी रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए मेसल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई पे। ठीक है, उसी को हम लोग शॉर्ट में ब्रीफ में देख लेते हैं। क्लियर है। तो देखो, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, अब ये प्रूव हो चुका है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रूप से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले ई कोलाई में दिखाया गया था। ठीक है, और बहुत सारे हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हो गया, ह्यूमन सेल्स हो गया, इन सब में भी देखा गया है अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट्स करके कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं बल्कि क्रोमोसोम्स में भी देखा गया है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही फॉलो करता है। क्लियर है। अब देखो, मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1958 में, कब, 1958 में, कब करा था एक्सपेरिमेंट, 1958 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करा ई कोलाई पे, जिसमें उन्होंने क्या किया, तो इस डायग्राम को देखो। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें कि नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप प्रेजेंट था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो करा एक ऐसे मीडियम में जिसमें क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप। और नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप क्या होता है, तो N15। क्या होता है, N15। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए उन्होंने अमोनियम क्लोराइड को एक कल्चर मीडियम के रूप में उपयोग करना बेहतर समझा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसमें अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl लिया, जिसमें कि, ठीक है, NH4Cl लिया। ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन का उन्होंने हैवी आइसोटोप का यूज़ किया यानी नाइट्रोजन का 15। ठीक है, ये वाला आइसोटोप उन्होंने यूज़ किया। इस मीडियम को लेते हुए उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को इस मीडियम में कल्चर किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में ये नाइट्रोजन 15 का जो आइसोटोप था, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दूसरा कल्चर मीडियम लिया। ठीक है, और उसको फिर उस ई कोलाई बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया एक ऐसे कल्चर मीडियम में जिसमें कि नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप था। ठीक है, जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन का तुमको क्या होता है, आइसोटोप होता है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन 15 को हैवी आइसोटोप माना जाता है। क्लियर है। तो इसमें क्या था, इसमें था नाइट्रोजन 14। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें उन्होंने NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन लिया, जो कल्चर मीडियम लिया, उसमें उन्होंने नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप उन्होंने उपयोग किया। क्लियर है। अब देखो, इसको कहा उन्होंने लाइट डीएनए। ठीक है, इसको उन्होंने क्या कहा, लाइट डीएनए। ठीक है, जबकि N15 वाले को उन्होंने क्या कहा था, हैवी डीएनए। ठीक है, चूँकि उन्होंने इसमें हैवी नाइट्रोजन के आइसोटोप का प्रयोग किया था, इसीलिए जो ई कोलाई उसमें ग्रो हुआ था, उस ई कोलाई के डीएनए में ये नाइट्रोजन 15 इनकॉर्पोरेट हो गया था, इसीलिए उन्होंने इसे हैवी डीएनए का नाम दिया। और ये सेकेंड स्टेप में जब उन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन का प्रयोग किया, N14 का प्रयोग किया, ठीक है, तो उससे उसमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो किया उसमें जो है N14 क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, तब उन्होंने इसे लाइट डीएनए का नाम दिया। ठीक है, अब देखो, उन्होंने उसके बाद क्या किया, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को सेपरेट किया। ठीक है,
और उसको जो है प्रत्येक जनरेशन के बाद सेपरेट किया, ठीक है। और सेपरेट करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक का यूज़ किया जिसको कहा गया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग CSCl ग्रेडियंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे तो केवल सेंट्रीफ्यूगेशन लिख दिया है, लेकिन पूरा जो मेथड था उसका नाम था, क्या था, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जिसमें कि DNA को बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी सेपरेट किया गया, ठीक है। और वो भी प्रत्येक जनरेशन के बाद, ठीक है, ताकि ऑब्जर्वेशन क्लियर हो सके। क्लियर है। तभी उन्हें जो है फर्स्ट जनरेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन मिला और तब सेकंड जनरेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। और एक और बात, इकोलाई जो है वो प्रत्येक 20 मिनट में क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसका इकोलाई का क्या है, रेप्लिकेशन टाइम 20 मिनट्स, यानी प्रत्येक 20 मिनट्स में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तब देखो N15 कल्चर मीडियम से जब हम लोग इकोलाई बैक्टीरिया को N14 कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, जब N15 से N14 में ट्रांसफ़र करेंगे उसके 20 मिनट के बाद, ठीक है, उसके 20 मिनट के बाद आफ्टर 20 मिनट्स जो है हम लोग उसमें से DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग उसमें से DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोलाई बैक्टीरिया से, तब हमें क्या देखने को मिलता है कि जो DNA हमें मिला है वो हाइब्रिड है, ठीक है, वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब उसमें N15 प्लस N14 इस दोनों का स्ट्रैंड शामिल है, ये दोनों का मिक्सचर जो है उस न्यूली फॉर्म DNA में शामिल है, ठीक है। इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है, देख रहे हो, यहाँ पे N15 DNA को रेड कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। इसको N14 यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इसको एक स्टेप यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे इसने स्किप कर दिया है एक स्टेप। यहाँ इसको जो है क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किस में, इसको जो है किस में, इसको एक सेकेंड, इस N15 DNA को ट्रांसफ़र करता है N14 वाले कल्चर मीडियम में, ठीक है। ये क्या है, N14 वाला कल्चर मीडियम है, ठीक है। N14 वाले कल्चर मीडियम में जब ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद उसके 20 मिनट के बाद, उसके 20 मिनट के बाद आफ्टर, ये जो 20 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये वाला चीज़ जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। इसके 20 मिनट के बाद जब ऑब्ज़र्व किया जाता है, DNA इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाइब्रिड DNA बन गया है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें जो है N14 प्लस N15 दोनों का स्ट्रैंड शामिल है, ठीक है, देख रहे हो, लाल और हरा मिक्स्ड स्ट्रैंड शामिल है। क्लियर है। तो ये हमें मिलता है रिजल्ट जनरेशन 1 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 मिनट में फिर से ऑब्जर्व किया जाता है, फिर से DNA को एक्सट्रैक्ट जब करते हैं तब हमें जनरेशन 2 में क्या मिलता है, हमें जनरेशन 2 में क्या मिलता है कि 2 हाइब्रिड DNA है और 2 लाइट DNA है, यानी 2 हरा वाला DNA है, ठीक है, और 2 मिक्स्ड यानी हाइब्रिड DNA है, ठीक है। जो हाइब्रिड DNA होगा उसका इंटरमीडिएट डेंसिटी होगा, क्लियर है, और जो लाइट DNA होगा उसका लाइट डेंसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लाइट और हाइब्रिड दोनों इक्वल रेशियो में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी 2 लाइट है और 2 हाइब्रिड है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो देखो कितना हो गया, 1:1 हो गया ना, क्लियर है, 1:1 रेशियो हो गया, ठीक है। तो यही कंक्लूजन बेसेल्सन और स्टॉल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से करा कि DNA जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रूप से रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो है इसका जो आधा पोर्शन है वो जो है कंजर्व रह रहा है। कंजर्व कहने का मतलब है जो उसका जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वो आधा पोर्शन में कंजर्व रह रहा है और केवल रेस्ट 50% में न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट में इसी को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है और इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। बेसेल्सन और स्टॉल में एक लाइन में हम फिर से समझा देते हैं। N15 कल्चर मीडियम लिया, इसको हैवी आइसोटोप कहा जाता है, इसीलिए N15 चूँकि हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, इसीलिए इसको हैवी DNA कहा गया, ठीक है। और N14 को लाइट DNA कहा जाता है। N15 कल्चर मीडियम से उठाकर
इकोलाई बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया गया N14 कल्चर मीडियम में, ठीक है। उसके 20 मिनट के बाद जो है DNA को एक्सट्रैक्ट किया गया। DNA को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया जिसको कहा गया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें कि CSCl यानी सीजियम क्लोराइड नाम का केमिकल यूज़ किया गया, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करने में ये केमिकल का नाम याद रखना है, केमिकल कंपाउंड का नाम, ठीक है। कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में मेसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में, तो वो था सीजियम क्लोराइड। तो इन्हीं केमिकल कंपाउंड की मदद से और बेस्ड ऑन द डेंसिटी जब DNA को एक्सट्रैक्ट किया गया तो पता चलता है कि पहले जनरेशन में यानी फर्स्ट 20 मिनट में जब इकोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके DNA में हाइब्रिड डेंसिटी पाया गया, यानी 50% जो था वो N15 DNA था और 50% जो था N14 DNA था, ठीक है। इस तरह के स्ट्रैंड्स देखने को मिले जनरेशन 1 में, ठीक है, मिक्स्ड स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट 20 मिनट्स यानी नेक्स्ट 40 मिनट में जब इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो जनरेशन 2 हमें प्राप्त हुआ। उसमें हमें देखने को मिला कि चार टोटल DNA मिले, जिसमें कि 2 लाइट DNA थे, ठीक है, एकदम प्योर लाइट DNA, और 2 हाइब्रिड DNA, ठीक है। दोनों का अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो बिल्कुल ही इक्वल रेशियो में हमें निकल कर सामने आता है, ठीक है। यानी 50% जो था वो हाइब्रिड DNA था और 50% बिल्कुल प्योर लाइट DNA था, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहा गया DNA के संदर्भ में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। आप लोग चाहो तो इसका ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है NCERT में सब पढ़ लेना, ठीक है, वही चीज़ मिलेगा। इसमें कुछ भी नया चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, जो हमने समझा है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीजियम क्लोराइड के सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में कुछ इस तरह के बैंड नज़र आएंगे, ठीक है। ये डायग्राम है उसका। F0 हो गया तुम्हारा जब इकोलाई रेप्लिकेट करना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 0 जनरेशन है। 0 जनरेशन में जो है हमें ये बैंड मिलेगा कम्प्लीटली हैवी में, ठीक है। ये बैंड किस में मिलेगा? कम्प्लीटली हैवी वाले में, यानी ये जो है N15 आइसोटोप है, ठीक है। उसके बाद F1 जनरेशन ये कब करते हैं? जब हम लोग N14 में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके पहले 20 मिनट में, ठीक है। यानी इकोलाई बैक्टीरिया ने अपना पहला रेप्लिकेशन किया है। पहला जब रेप्लिकेशन करेगा तो उसमें हमें इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला DNA प्राप्त होगा, यानी इसमें हमें किस तरह का DNA प्राप्त होगा? तो हाइब्रिड DNA प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें जो है किस तरह का DNA प्राप्त होगा? तो हाइब्रिड DNA प्राप्त होगा। क्लियर है? हाइब्रिड DNA प्राप्त होगा, यानी आधा N14 और आधा N15, ठीक है। फिर F2 जनरेशन यानी नेक्स्ट 40 मिनट्स में जो है, नेक्स्ट 20 मिनट्स यानी टोटल 40 मिनट्स में जो है हमें क्या प्राप्त होगा? फिर से हाइब्रिड DNA प्राप्त होगा और लाइट DNA प्राप्त होगा, ठीक है। यानी दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:1, ठीक है। 2 लाइट DNA था और 2 हाइब्रिड DNA था, ठीक है। 1:1 का रेशियो होगा। अगर हम नेक्स्ट 40 मिनट की बात करें, माफ़ कीजिए, नेक्स्ट 20 मिनट की बात करें तो कितना होगा? 20, 20, 40, 20, 60, यानी ये 60 मिनट की अगर हम बात करें तो ये 60 मिनट में DNA को एक्सट्रैक्शन लिया गया है। तो 60 मिनट में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि हमें हाइब्रिड DNA भी प्राप्त हो रहा है और हमें फिर से लाइट DNA भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें हाइब्रिड DNA मिलेगा 2, ठीक है, और लाइट DNA मिलेगा 4, ठीक है। नहीं, लाइट DNA हमें मिलेगा कितना? इसमें F3 में हमें 6 लाइट DNA मिलेगा, ठीक है, और 4 जो है हमें क्या मिलेगा? माफ़ कीजिए, 4 नहीं बल्कि 2 हमें हाइब्रिड DNA मिलेगा, ठीक है। दोनों को काटो तो कितना आएगा? काटेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3:1 का रेशियो, ठीक है, 3:1 का रेशियो। तो ये कुछ रेशियो हमें मिलेगा F3 में, ठीक है। इसमें 3:1 का रेशियो मिलेगा, ठीक है। F2 में हमें मिलेगा कितना रेशियो? तो 1:1 का रेशियो मिलेगा, ठीक है। F1 में कितना था? तो F1 में तो 2 ही DNA ही बना था, ठीक है, वो भी दोनों इंटरमीडिएट था, ठीक है। और F0 में तो कम्प्लीटली हैवी आइसोटोप था, ठीक है। F0 में तो क्या था? कम्प्लीटली हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया गया था, ठीक है। तो इसमें तो DNA रेप्लिकेट करना शुरू ही नहीं किया था। क्लियर है? ठीक है। इसको देखो, एक और हम डायग्राम दिखा देते हैं तो आपको एब्सोल्युटली याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। DNA के फॉर्म में, ये तो है बैंड्स के फॉर्म में, ठीक है। इसी बैंड्स को देखा जाता है किसमें? तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, CSCl का सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में।
ये देखो इसमें जो है दिख रहा है ना, F1 जनरेशन में 2 हाइब्रिड DNA मिल रहा है, ठीक है। F2 जनरेशन में 1:1 का रेशियो है, ठीक है, 2 हाइब्रिड और 2 लाइट। और F3 में 1:3 का रेशियो है, ठीक है, 1:3 का रेशियो है, 2 हाइब्रिड है, ठीक है, और कितना 3 3 6 जो है लाइट DNA है, तो हो गया ना 1:3 का रेशियो, 1:3 का रेशियो, ठीक है। यही हम बता रहे थे, क्लियर हो गया। तो रेशियो याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट रेशियो पूछ दें, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया है, ठीक है। N15 हैवी आइसोटोप है, ठीक है, उसको जो है N14 में डाला गया, ठीक है। देखो जब N15 में इकोलाई बैक्टीरिया डाला गया तो वो इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है, अपने जीनोम में। उसके बाद N14 में डाला गया, उसके बाद जो है ये सभी रेप्लिकेशन को ऑब्जर्व किया गया एट टाइम टू टाइम, क्लियर है। तो ये डायग्राम एकदम सही अप्रोप्रिएट है। एनसीईआरटी में एक स्टेप छोड़ दिया है, इसलिए बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे का पोर्शन, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, ठीक है। देखो इसमें जो है बेसिकली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। बहुत ही फास्ट में पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होगा बस वही पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, बस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा ना हम आपको समझा देंगे, आप अपना रीड आउट करते रहना एनसीईआरटी से, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी तो करने हैं हमें, है कि नहीं। तो ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो बेसिकली वो जो लूप था, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसका वो एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि लिविंग सेल्स में, जैसे कि इकोलाई में जो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारा कैटालिटिक एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो मेन एंजाइम होता है इन सभी एंजाइम्स में से वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, पूछेगा और आप कन्फ्यूजन में भी पड़ जाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही वैसा दिया रहता है। जैसे कि ऑप्शन दिया रहेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हो गया ना, कन्फ्यूज आ गया ना, ठीक है। इसलिए याद रखना डीडी, ठीक है, ट्रिपल डी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या होता है, हमारा मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करता है, ठीक है, किस चीज़ को कैटलाइज करने में, तो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करने में, ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ना वो काफ़ी एफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल एंजाइम्स होते हैं, चूँकि इन्हें कैटलाइज करना होता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इन्हें जो है एक लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करना होता है, दे हैव टू कैटलाइज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और वो भी काफ़ी कम समय में, वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इन्हें काफ़ी फास्ट तो होना ही पड़ता है, फास्ट होने के साथ साथ इन्हें काफ़ी एक्यूरेट भी होना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका एफिशिएंट होना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई मिस्टेक हो गया तो वो मिस्टेक काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि उससे म्यूटेशन की संभावना उत्पन्न होती है। म्यूटेशन, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, किसी भी तरह का क्रोमोसोम नंबर में जो चेंज हो जाता है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, वो सभी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हुए बहुत सारे चेंजेस, किसी भी तरह के कोई भी एब्रप्ट मिस्टेक के कारण होता है, ठीक है, जिसको क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। तो इसीलिए इसको काफ़ी एक्यूरेसी के साथ करना होता है, काफ़ी जल्दी करना होता है, शॉर्ट टाइम में एक बड़ा सा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करने की जिम्मेदारी होती है इन एंजाइम्स के ऊपर, क्लियर है। हमने देखा ही था कि इकोलाई में कितने ज़्यादा बेस पेयर्स होते हैं, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स। उस तरह हमारे ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में जो है 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं। जब इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करना हो तो ऑब्वियसली ये एंजाइम्स को एफिशिएंट होना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इतने लार्ज नंबर को कैटलाइज करना कोई मामूली बात नहीं है, क्लियर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, महंगा प्रोसेस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा एपरेटस की ज़रूरत होता है, बहुत सारा सावधानी की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको कि हम एक चीप लैब में कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव
और एक्सटेंसिव वो चाहिए, लैब चाहिए, ठीक है। एक्सटेंसिव प्लस एक्सपेंसिव, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स सर्व ड्यूअल प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे जो ये टर्म है क्या कह रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कह रहा है। अब देखो ये जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में DNTPs भी कहते हैं, DNTPs भी कहते हैं, ये एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का। क्या है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज़ करता है नया डीएनए सिंथेसाइज करने में, ठीक है, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। और इसका यूज़ जो है पीसीआर टेक्निक में भी होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है, जैसे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, बिल्कुल सिमिलर होता है डीएनटीपीज भी। बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर का इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होता है, बस, ठीक है। अब इसका जो है 2 काम होता है, ठीक है। ये जो डीएनटीपीज हैं दे सर्व ड्यूअल पर्पस। कौन कौन सा पर्पस ये सर्व करता है भाई, तो ये जो है 2 पर्पस सर्व करता है। दैट इज़, एक तो ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है, ठीक है, सबसे पहला पर्पस इसका है सबस्ट्रेट के रूप में काम करना, ठीक है, जिसकी मदद से जो है नया डीएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा काम है एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दूसरा इसका क्या काम है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये इसका 2 फंक्शन हो गया, एक हो गया सबस्ट्रेट के रूप में काम करना और दूसरा क्या हो गया, एनर्जी प्रोवाइड करना। क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, किस चीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो ये तो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडिशनल एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जिससे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को काफ़ी फास्ट और हाई एक्यूरेसी के साथ कैरी आउट किया जा सके, ठीक है। लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि काफ़ी इसका चेन जो है डीएनए मॉलिक्यूलर चेन जो है काफ़ी लंबा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो काफ़ी लेंथ में लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स, since the 2 strands of DNA cannot be separated in its entire length, the replication occur within a small opening of DNA helix known as replication fork. Very important, this term is very important. जब भी DNA replication की बात आती है तो ये टर्म को आप मार्क कर लो कि ये टर्म आएगा ही आएगा। ये टर्म क्या है, DNA रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। कह रहा है कि जो लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो लंबा डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसमें ये तो संभव नहीं है कि पूरा का पूरा जो है डीएनए को पूरे लेंथ के अलॉन्ग जो है उसको खोल दिया जाए, ठीक है। डीएनए को अपने दोनों स्ट्रैंड में जो है 2 स्ट्रैंड्स में जो है उसको सेपरेट किया जा सके अलॉन्ग इट्स इंटायर लेंथ। इज़ इट पॉसिबल, क्या संभव है कि पूरा का पूरा डीएनए के चेन को जो है उसके दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग किया जा सके? नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि उसका लेंथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ होता है, तो उसी डीएनए हेलिक्स के एक छोटे से ओपनिंग में होता है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है, ठीक है। इट्स लाइक दिस, हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये जो हमारा वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन रहा है ना, ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये क्या है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, जिसके अंदर जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्योंकि ये जो डीएनए का लॉन्ग चेन है ना, ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और इसको पूरे लेंथ के अलॉन्ग खोलना, ठीक है, इसको अनस्ट्रैंड करना, ठीक है, इसको खोलना जो है ये टिपिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी इतना लंबा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, और दूसरा ये कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग और हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को जनरली जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म
का जो सेल होता है वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है जो स्मॉल ओपनिंग होता है विद इन द डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड, इसी ओपनिंग में जो है क्या होता है, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो कैरी आउट कर लिया जाता है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं एक ओवरव्यू के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening of DNA helix known as replication fork। ठीक है, ये replication fork देखो यहाँ पे NCERT में भी दे रखा है। ठीक है, इसका डायग्राम क्या कहता है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ये वही एंजाइम है जो कि मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, इसका एक दिक्कत है कि ये जो है कैटलाइज कर सकता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में, दैट इज़ 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। ठीक है, कि ये जो है केवल और केवल एक ही दिशा में जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, खासकर जो ग्रोइंग फॉर्क का डायरेक्शन होता है ना, रेप्लिकेशन फॉर्क का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेटिंग फॉर्क के डायरेक्शन में वो जो 3' एंड होता है उस पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम करता है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो भी केवल एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो उत्पन्न होगा ही। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3' to 5' द रेप्लिकेशन इज़ कंटिन्यूअस। इसीलिए इसी एंजाइम के इस तरह का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के कारण ही जो है एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनता है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड पे जो है, ठीक है, एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये जो अगर हम रेप्लिकेटिंग फॉर्क का डायग्राम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि ये जो टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, इसका पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट है। हमें पता है कि डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है और साथ साथ एंटी पैरेलल होता है, मतलब इसका पोलैरिटी अलग अलग होता है। अगर ये 5' to 3' है तो यहाँ पर ये 3' to 5' है। ठीक है, और इसका जब नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा तो उसका पोलैरिटी भी ऑपोजिट होगा, मतलब अगर ये 3' है तो यहाँ पे ये 5' होगा। ठीक है, ये 5' है तो यहाँ पे ये 3' होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 5' तो ये 3' और ये 5'। ठीक है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ठीक है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके का है। ठीक है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क जो है वो इस तरीके के डायरेक्शन में जो है रेप्लिकेशन कैरी आउट करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया। अब देखो, जब हम लोग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे तब क्या होगा, इस स्ट्रैंड पे, ठीक है, ये जो इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे इसको, लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे। इस लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक कंटिन्यूअस लकीर जो है दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। चूँकि इसका पोलैरिटी क्या है, 5' to 3' है और इसी डायरेक्शन में ये एंजाइम काम भी करता है। ठीक है, लेकिन इसका ऑपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, इस पर एक कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि इसका डायरेक्शन ही उल्टा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्यों उल्टा है, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, रेप्लिकेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये जो है ये स्ट्रैंड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो इस कारण से जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब हम इस पे डालेंगे तो ये छोटे छोटे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो है छोटे छोटे डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा और इन छोटे छोटे डीएनए स्ट्रैंड को ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं, जिसे कि बाद में एक अलग एंजाइम जिसको डीएनए लाइगेज कहते हैं, उस डीएनए लाइगेज की मदद से इसको जोड़ लिया जाएगा और इसको कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहा जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्या, लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? ठीक है, इसको हम सेपरेट डायग्राम में समझा देते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है हमारा। ठीक है, जिसमें कि डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है उसके पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल कहने के मतलब है दोनों स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी होता है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये जो होता है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने
लाइनिंग ड्रॉ किया है वो क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, जिसको कि टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। इस पर आप देख सकते हो 5' to 3', ठीक है, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है, वहीं इसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3' to 5'। क्लियर हो गया। अब जो डीएनए पॉलीमरेज वाला एंजाइम का कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि वो जो डीएनए फ्रैगमेंट सिंथेसाइज करेगा, जो डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, वो केवल एक ही डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा, दैट इज़ 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो केवल ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड के 3' एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड कहने का मतलब है जिधर डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन है, इस रेप्लिकेशन फॉर्क में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, यहाँ पे जो है ये जो है ये हमारा क्या है, डायरेक्शन है। किस चीज़ का डायरेक्शन है, तो रेप्लिकेशन का। ये हमारा डायरेक्शन है रेप्लिकेशन का, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन के डायरेक्शन में जो है 3' एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की क्षमता रखता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। यानी ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस वाले स्ट्रैंड पे जो 5' to 3' रन कर रहा है, इधर ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा और कंटिन्यूस स्ट्रैंड का सिंथेसिस करते जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को जो है ये जो मैंने पिंक कलर का बनाया है, ये जो इस वाले स्ट्रैंड का नाम जो है वो क्या देते हैं हम लोग, कंटिन्यूस स्ट्रैंड देते हैं, या इसी को लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एज वेल एज कंटिन्यूस स्ट्रैंड, ठीक है। वहीं इसके ऑपोजिट एंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑपोजिट एंड पे क्या होता है कि सबसे पहली बात तो इसका जो है डायरेक्शन ही उल्टा है, ठीक है। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का डायरेक्शन इधर है, तो हो गया ना उल्टा, दोनों ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो ये है, ठीक है। तो इसके कारण जो है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करने के बावजूद जो है ये जो है काफ़ी छोटे छोटे सेगमेंट बनाएगा डीएनए का, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रहा है, काफ़ी छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं, ये जो है काफ़ी छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं डीएनए के, ठीक है। और इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, इन फ्रैगमेंट्स को क्या कहा जाता है, इन टुकड़ों को कहा जाता है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। क्या कहते हैं इसको, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और इस स्ट्रैंड का नाम होता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इस स्ट्रैंड का नाम क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड। और इन फ्रैगमेंट्स को क्या कहा जाता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, जिसे कि बाद में एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ के एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड इस तरह से बना दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा किस चीज़ का, तो डीएनए रेप्लिकेशन का। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज का एक दूसरा प्रॉब्लम भी है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो जो है अपने से यानी खुद से जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। रेप्लिकेशन प्रोसेस को वो खुद से शुरुआत नहीं कर सकता है, मतलब एक स्क्रैच से जो है, ज़ीरो लेवल से जो है वो एक न्यूली डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस नहीं कर सकता है। ऐसा करना ऐसा करने में वो सक्षम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए उसको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्राइमर की आवश्यकता होती है जिसमें कि 3' ग्रुप अटैच्ड हो और वहाँ से जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करेगा, तब जाके जो है डीएनए पॉलीमरेज अपना नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। और ये प्राइमर देने का काम करता है प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमेज एंजाइम की मदद से आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया जाता है और ये आरएनए प्राइमर जो है वो इस डीएनए पॉलीमरेज को क्या प्रदान करता है, तो 3' ग्रुप प्रदान करता है, ठीक है, जिसपे कि वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके और अपना प्रोसेस को स्मूथली कैरी आउट कर सके, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कहीं से भी शुरुआत नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है किसी भी पॉइंट से रैंडमली शुरू नहीं हो सकता है,
ऐसा नहीं है कि वो अगर चाहे डीएनए रेप्लिकेट करना तो यहीं से शुरू कर दे, यहीं से शुरू कर दे, यहीं से शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक जो है लोकेशन होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको कहा जाता है ओरी साइट, जिसको क्या कहा जाता है, ओरी साइट, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये एक ऐसा डेफिनिट रीजन है, ये एक ऐसा निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, किसी भी सेल के डीएनए में। यहाँ पे इकोलाई डीएनए की बात की जा रही है, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जिसको कहा जाता है ओरी साइट। और इसी ओरी साइट से जो है रेप्लिकेशन की क्या होती है, शुरुआत होती है, और लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? और इसी ओरी साइट की ज़रूरत होने के कारण जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ना होता है कि इसे वेक्टर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो वेक्टर जो है वो ओरी साइट देने का काम कर सके, जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाए, ठीक है। तो वेक्टर क्या देता है? वेक्टर बेसिकली प्लेज द रोल ऑफ गिविंग ओरी साइट, ठीक है। वो एक प्लेटफॉर्म देता है ओरी साइट का, वेक्टर जो है, जहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। क्लियर है? तो इस तरह का चीज़ हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। क्लियर हो गया? और यहाँ तो खैर हम लोग इकोलाई डीएनए की बात कर ही रहे हैं। क्लियर है? अब देखो इसका हम एक समरी देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। और इस डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। देखो समरी में टोटल 5 स्टेप है, ठीक है। इसको हम लोग क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप में क्या कह रहा है? पहला स्टेप में जो है क्या कहता है कि हेलिकेज एंजाइम जो है वो अनविंड कर रहा है पेरेंटल डबल हेलिक्स को, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है कि ये जो पेरेंटल डीएनए है ना, ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसको खोलना, ठीक है। इसको जो है इसके स्ट्रैंड को खोलना, तो इसको अनविंड करना, ये काम किसका है? तो हेलिकेज एंजाइम का। तो सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड जो है अनविंड हो रहा है, अनविंड करने का काम कर रहा है कौन? हेलिकेज एंजाइम। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? यहाँ से देख रहे हो, ये खुल रहा है, यहाँ से है क्या हो रहा है? ये डबल स्ट्रैंड खुलना शुरू हो गया। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज द अनवुंड पेरेंटल डीएनए, ठीक है। ये क्या है? हमारा पेरेंटल डीएनए है, जिसको कि हम लोग टेम्पलेट डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए खुल रहा है, अब चूँकि डीएनए तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसको कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है जो कि इस खुलते हुए पेरेंटल डीएनए को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये जो है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा सर्किल के रूप में, ये क्या है? ये बाइंडिंग प्रोटीन्स है जो कि बाइंड हो रहा है इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे और इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तीसरे स्टेप में, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम लोग देख रहे हैं क्या? लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इन द 5-3' डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो 5-3' डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें हमारा लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड का क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। किसके द्वारा? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और यही डायरेक्शन हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का भी डायरेक्शन है। क्लियर है? ये डायरेक्शन, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या हो रहा है? चौथे स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। चौथे स्टेप में क्या हो रहा है? लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है डिसकंटिन्यूअसली, ठीक है। डिसकंटिन्यूअसली जो है लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है और इसको बनने में जो है प्राइमेज एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। प्राइमेज सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। प्राइमेज जो है वो क्या कर रहा है? ये जो आरएनए प्राइमर है इसको सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। और सिंथेसाइज करके जो है उसको छोटा छोटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से छोटा छोटा डीएनए फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है बाद में, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है बाद में इन डीएनए लाइगेज की मदद से जुट के एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है, ये भी। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्लियर हो गया? ठीक है। पाँचवें स्टेप में क्या हो रहा है? पाँचवें स्टेप की अगर हम बात करें तो पाँचवें स्टेप में हमें देखने को मिल रहा है कि आफ्टर द आरएनए प्राइमर इज़ रिप्लेस्ड बाय डीएनए, ठीक है, बाय अनदर डीएनए पॉलीमरेज। मतलब
ये जो हमारा आरएनए प्राइमर है, ये जो हमारा आरएनए प्राइमर है, इसको जो है जब दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है, तब जाके जो है डीएनए लाइगेज इन सभी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ देता है और ये ग्रोइंग स्ट्रैंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 5 स्टेप हैं जिससे कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया? पहला स्टेप में क्या था, हेरिकेज एंजाइम ने डबल स्ट्रैंड डीएनए को खोला। दूसरे स्टेप में जो है ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था वो अनस्टेबल ना हो जाए, इसके लिए कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स उसके साथ बाइंड किया पेरेंटल डीएनए के साथ। तीसरे स्टेप में लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, चौथे स्टेप में लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये एक छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में बना। ठीक है, और इसको आरएनए प्राइमर की मदद से जो है डीएनए पॉलीमरेज ने इसको सिंथेसाइज करा। ठीक है, और इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जो है जब बन गया उसके बाद 5वां स्टेप में इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम किसने किया, तो डीएनए लाइगेज ने ज्वाइन किया और ये एक लैगिंग स्ट्रैंड के रूप में, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के रूप में तैयार हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म। ठीक है, हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म हो गया। अब हम ट्रांसक्रिप्शन जो है एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है जेनेटिक कोड थोड़ा सा होगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तब तक आप लोग डाइजेस्ट करो और समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।